तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं हमारे चैनल पे ओनली फॉर ओनली वीवीआई है ना, यानी कि ट्रिपल ई और आईटी का क्वेश्चन डाल चुका हूं और बच्चे वहां से ट्रिपल ई का क्वेश्चन पढ़े हैं और लगभग वहां से एग्जाम में लगभग 50% क्वेश्चन वहां से ऑब्जेक्टिव में लड़ा है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिस तरह मैं ट्रिपल ई का क्वेश्चन डाल दिया हूँ उसी तरह मैं आप सबों के लिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है वो मैकेनिक्स है, उसका क्वेश्चन मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई होने वाला है ना। फिलहाल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि लगभग मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूँ, है ना। तो अभी ये वीडियो फिलहाल आप देखें, उसके बाद कोशिश करूंगा मैं वीवीआई वीडियो डाल दूं, है ना। तो आप लोग टेंशन की जरूरत नहीं है। तो बता दूं कि राकेश सर आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होने वाला है ना। तो वो क्वेश्चन आपको किसी भी जगह रट्टा मार करके जाना है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ने का चांस हो, है। तो आइए सर, यहाँ पे आप क्वेश्चन डिस्कस करना सीधा स्टार्ट कर दीजिए। मैकेनिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आपको पूछूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला, और भाई मैं एक बात तो बता दूं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। अगर आप अपना डिप्लोमा हिंदी या इंग्लिश किसी भी बैकग्राउंड से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं। तो चलिए यार, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। आपको एसआई यूनिट बतानी है फोर्स की क्या होती है। वल की एसआई यूनिट, वल देखो फोर्स को हिंदी में वल कहते हैं, वल की आपको एसआई इकाई बतानी है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट बतानी है कि क्या होती है। तो भाई जो यूनिट होती है ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है भाई, और हिंदी में भी हम इसको न्यूटन ही कहते हैं। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज नोन एज। परिणामी बल का पता लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। भाई रिजल्टेंट फोर्स मतलब परिणामी बल जो हम निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई उसको बोला जाता है बलों का संकल्प, रिजोल्यूशन। बलों का संकल्प इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। भाई अगर आपकी किसी एंगल थीटा पर दो फोर्स काम कर रही हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए भाई, आप यहाँ पर देखो हिंदी में सेम क्वेश्चन ये है, एक ही मतलब ये दिया हुआ है कोण पर कार्य कर रहे दो बलों का परिणाम। भाई हिंदी में नहीं, यहीं पे लिखी हुई है, क्योंकि ये तो सब ऑप्शन तो हिंदी या इंग्लिश सेम लिखे जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि कोण पर कार्य कर रहे दो बलों का परिणाम क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। बताइए भाई, आपके सामने ऑप्शंस हैं, मैं आपको फिर इसका राइट आंसर बताऊंगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, आपका कोण पर अगर कोई दो बल कार्य कर रहे हैं, अगर उसका हमें रिजल्टेंट निकालना है या परिणाम निकालना है, तो उसके लिए भाई जो राइट आंसर है आपका वो होगा पी स्क्वायर, आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है रूट में, ठीक है। मैं एक बार भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसको हम इरेज करके मैं दोबारा लिखता हूँ, 1 सेकंड का वेट टाइम दीजिए मुझे। वहाँ पर भाई आपका ये होता है फॉर्मूला अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब भाई अगर मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 की पावर हो जाएगी, ठीक है। वो तो आप जानते होंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका भाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन। एक ही सीधी रेखा और एक ही दिशा में कार्य करने वाले दो बलों P और Q का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। अगर भाई एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में कार्य करने वाले दो बलों P और Q का परिणाम बताना है क्या होगा। तो भाई यहाँ पर जो आपका जो परिणाम निकालेंगे या रिजल्टेंट निकालेंगे, अगर दोनों फोर्सेस एक ही रेखा पर और एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं तो भाई वो हो जाएगा P प्लस Q। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P मेकिंग एन एंगल 2 थीटा इज गिवन बाई। 2 थीटा कोण बनाने वाले दो समान बलों P का परिणाम द्वारा दिया गया है। अगर भाई आपको ये बताना है, अगर 2 थीटा एंगल बन रहा है, उस पर एक फोर्स P लग रही है, तो उसका रिजल्टेंट किसके द्वारा निकाला जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2p साइन थीटा है। दो बलों के बीच के कोण निम्नलिखित हैं जब परिणामी अधिकतम और न्यूनतम है,
ठीक है, आपको बताना है फॉलोइंग आर द एंगल्स बिटवीन टू फोर्सेज व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको ये बताना है कि जब आपका जो परिणाम है वो मैक्सिमम होगा और जब मिनिमम होगा तो कितना कितना एंगल होना चाहिए दो फोर्सेस के बीच में। तो भाई यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, जब भाई देखो मैं एक बता दूँ, जब आपका दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा तब आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और जब दो फोर्सेस के बीच में आपका एंगल 180 डिग्री होगा तो आपका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम होगा, मतलब परिणाम कम से कम होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज गिवन बाई। एक बिंदु पर कार्य करने वाले कई बलों का परिणाम किसके द्वारा निकाला जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो V का मतलब क्या है, जितनी भी वर्टिकल में, ठीक है, वर्टिकल में फोर्सेस लग रही हैं वो उन सभी का सबमिशन कर दें हम, तो वो है भाई आपके वर्टिकल की फोर्सेस का सारा सम है। और H का मतलब है सबमिशन, H का मतलब है कि आपके जितनी हॉरिजेंटल फोर्सेस हैं सबको आप सबमिशन कर दो, मतलब सभी का आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो आपकी हॉरिजेंटल फोर्सेस का सबमिशन हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि आपका जो रिजल्टेंट है, नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई अंडर रूट में, ठीक है, समीशन V का स्क्वायर प्लस समीशन H का स्क्वायर। और भाई जैसे कि मैंने बताया अगर आप इसे हटाओगे तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट। आपको ये बताना है जिस बिंदु पर शरीर का पूरा भाग, ठीक है, शरीर इन द सेंस भाई शरीर का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी देखो शरीर, यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंदी में वर्ड गलत टाइप हुआ है, शरीर नहीं बोलेंगे हम, बॉडी का मतलब होता है भाई, बॉडी को हिंदी में एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि बॉडी को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट आप बॉडी समझते होंगे। किसी भी मतलब कोई भी एक पिंड करके है या कोई भी एक बॉडी है, सपोज ये बॉडी है आपकी, ठीक है, जिस बिंदु पर बॉडी का पूरा भार कार्य करने के लिए माना जाता है। सपोज आपका यहाँ पर, सपोज ये पूरा वर्क इसका वेट है, यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है वो बताना है। द्रव्यमान का केंद्र, या वक्रता का केंद्र, या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, या जड़ता का क्षण, बताइए क्या बोलते हैं भाई उसे। तो भाई उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस इज। आपको ये बताना है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का गुरुत्व केंद्र जो ऊर्ध्व अक्ष के अनुदिश मापा जाता है, बताइए वो क्या हुआ, 3h/2, 3h/4, h/4 या h/3। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका h/4, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई यूनिट बतानी है आपको वर्क की। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वर्क की एसआई यूनिट होती है भाई जूल। अब एसआई यूनिट बतानी है आपको पावर की। पावर की एसआई यूनिट होती है भाई वॉट, ये भी आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। आपसे ये पूछा गया है यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम 0 है, मतलब अगर किसी बॉडी पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसका रिजल्टेंट 0 है तो पिंड कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब संतुलन में है, या संतुलन में नहीं है, या असमान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपके परिणाम सभी परिणाम जितने भी बल हैं सभी का परिणाम 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है वो संतुलन में है। मतलब कि भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और इंग्लिश में हो जाएगा इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फोर्स विच मीट एट अ पॉइंट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन एंड नोन एज। आपसे ये पूछा गया है वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं और उनके कार्य रेखाएं एक तल में होती हैं उन्हें के रूप में जाना जाता है। उन फोर्सेस को क्या बोला जाता है, उन बलों को क्या बोला जाता है। आपको ये बतानी है जो आपके बल हैं वो एक ही बिंदु पर तो मिलते हैं और उनकी कार्य रेखाएं एक ही तल में है। सपोज आपका एक ये तल है और ये एक ही पॉइंट पर आपकी फोर्स काम कर रही हैं
तो इस बल को क्या बोलते हैं, इन तरह इस फोर्सेस को आप क्या बोलोगे, ये आपको बताना है। तो भाई इन फोर्सेस को बोला जाता है कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, को समतलीय समवर्तीय बल। अब भाई जैसे हमने यहाँ पर एक ये क्वेश्चन देखा है कि देखो समतलीय समवर्ती बल कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स, तो मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ कि कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर बन सकता है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कोप्लानर फोर्सेस क्या होती हैं। देखिए व्हेन ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, जब सभी अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे, पहले अभी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। When all forces are acting in the same plane, they are called coplanar. Whereas when forces act at same time and at the same point, they are called concurrent forces. जब सभी बल एक ही तल में कार्य कर रहे हों और उन्हें समतलीय कहा जाता है, जबकि जब बल एक ही समय और एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं तो उन्हें समवर्ती बल कहलाते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि समतलीय बल क्या होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स क्या होती हैं। नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस भाई वो फोर्सेस होती हैं, वो बल होते हैं जो एक पॉइंट पे तो होते हैं लेकिन उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक प्लेन पर नहीं होते। ठीक है, ये मिलती तो एक ही पॉइंट पर है बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है ना, जिनका इनका प्लेन होता है वो सेम नहीं होता। गैर समतलीय समवर्ती बल वे बल हैं जो एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी कार्रवाई की रेखाएं एक तल पर नहीं होती हैं। आई होप भाई आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कि नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं। भाई जो नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं वो होती हैं मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलते हैं, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन पे नहीं होता। डू नॉट मीट एट वन पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, डू नॉट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी कार्रवाई की रेखाएं एक तल में नहीं होती हैं। एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं और उनकी कार्य रेखाएं एक तल में नहीं होती हैं। एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं लेकिन उनकी कार्य रेखा एक ही तल पर होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग फोर्सेस यहाँ पर आपको बताई गई हैं। अब हम नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हेन द कार मूव्स ऑन द रोड इट्स व्हील हैज। आपसे ये पूछा गया है जब कार सड़क पर चलती है तो उसका पहिया होता है। आपको ये बताना है जब आपकी एक कार है, जब वो सड़क पर चल रही है तो उसका पहिया कैसा होगा, विशुद्ध रूप से घूर्णी गति में होगा या विशुद्ध रूप से अनुवाद गति में होगा, घूर्णी और अनुवाद संबंधी गति में होगा या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखें तो वो प्योरली रोटेशनल मोशन करेगा उसका पहिया, या प्योरली ट्रांसलेशन मोशन करेगा, या रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों मोशन करेगा, या इनमें से कोई भी मोशन नहीं करेगा। तो भाई यहाँ पर रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों मोशन करेगा। ऑप्शन सी घूर्णी और ट्रांसलेशन संबंधी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन इट इज रेस्ट इज कॉल्ड। आपसे ये पूछा गया है जब आपका एक फ्रिक्शन द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी, जब भाई आपकी बॉडी कोई भी फ्रिक्शन लगता है उस पर और जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है तो उसको कौन सा फ्रिक्शन बोला जाता है। किसी पिंड द्वारा आराम करने पर अनुभव किए जाने वाले घर्षण को कहा जाता है। तो भाई उस घर्षण को आप बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण। और भाई जब आपकी बॉडी चल रही होती है, जब उस पर कोई फ्रिक्शन लगता है तो उसे बोला जाता है डायनामिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाई अ बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन इज कॉल्ड। जैसे कि अभी मैंने बताया उसको बोलते हैं भाई आप डायनामिक फ्रिक्शन, गतिशील घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। आपको ये बताना है आपका जो गतिशील घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है, ज़्यादा होता है या बराबर होता है। तो भाई जो आपका गतिशील घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है हमेशा। तो ऑप्शन ए इंग्लिश में लेस देन, डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स डायमीटर। आपको बताना है व्यास डी के प्रत्यय एक वृत्ताकार खंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए देखो आपने सर्कुलर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा अलग अलग सेक्शन के लिए, जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए अलग होता है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपने शॉर्ट में पढ़ते हैं आप उसे MOI। ठीक है, अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है किसका, वृत्ताकार खंड का, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
तो भाई वो होता है π/64 इंटू डी की पावर 4। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। किसी पिंड का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है। आपके ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भाई। एम्पलीट्यूड होगा या मीन पोजीशन होगा या भाई आपका फ्रीक्वेंसी होगा या टाइम पीरियड होगा। बताइए इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या होगा। हिंदी में भी आप देख सकते हैं ऑप्शन, और भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयाम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 kg टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। आपको ये बताना है 150 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर जब 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाया गया बल। आपकी कोई 150 किलोग्राम का द्रव्यमान की बॉडी है, कोई पिंड है, आपको उसमें एक्सीलरेशन या त्वरण उत्पन्न करना है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो उसमें कितनी फोर्स लगाई जाएगी ये आपको बताना है। तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास आपका 150 kg है और भाई आपका जो एक्सीलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं 150 इंटू 10 करूँगा तो वो हो जाएगा 1500, ठीक है, न्यूटन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।